Good morning, dear students. Welcome back for heterocyclic compounds part 5. In this part, we will discuss about the chemistry of indole. पार्ट 4 में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो था pyridine की केमिस्ट्री को हम लोगों ने देखा था। pyridine क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है, pyridine किस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड है ये भी हमने डिस्कस किया था। pyridine को बनाने की मेथड्स और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, साथ ही सेशन के एंड में हम लोगों ने देखा था कि pyridine की जो महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी, ये किस प्रकार से परफॉर्म होती हैं। सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ pyridine भी हम लोगों ने देखा था और उसी सेशन में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे pyridine की बेसिसिटी पायरॉल, एनिलीन और पाइपिरिडीन के साथ एक कंपैरिजन हम लोगों ने किया था। इस सेशन में हम लोग इंडोल को डिस्कस करेंगे। इंडोल क्या है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है, इंडोल का एरोमेटिक नेचर किस तरह से है, किस सिस्टम के लिए इंडोल एरोमेटिक है। इंडोल को बनाने की इंपॉर्टेंट मेथड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण मेथड्स हैं जो इंडोल को बनाने के लिए यूज की जाती हैं। साथ ही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडोल को भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में इंडोल की कुछ महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शंस को भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंडोल को हम बेंजोपायरोल भी कहते हैं या इसको हम 1H बेंजो बी पायरोल भी कहते हैं। ये इसका सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर है जिसको कि हेंज एंड विडमैन ने सजेस्ट किया था। इंडोल एक बाइसाइक्लिक फ्यूज्ड कंपाउंड है। इसमें दो रिंग्स होती हैं, रिंग 1, रिंग 2, इसलिए इसको बाइसाइक्लिक कहते हैं। और ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम फ्यूज्ड कंपाउंड भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन मेथड, एनालिटिकल मेथड्स जिसमें कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स को डिस्कस करते हैं और एलिमेंटल एनालिसिस, इन सारी स्टडीज को करने के बाद ये ज्ञात हुआ कि जो इंडोल है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C8H7N है। यह एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग एक 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग पायरोल रिंग के साथ फ्यूज रहती है, इसलिए इसको हम फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं। इंडोल में जो रिंग कार्बन की या रिंग एटम्स की जो नंबरिंग होती है उस नंबरिंग को हम नाइट्रोजन से स्टार्ट करके आरंभ करते हैं। नाइट्रोजन सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस पूरे सिस्टम में, इसलिए इसको पहली वरीयता प्रेफरेंस मिलेगी, नंबर 1। इसके बाद जो नंबरिंग होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मैनर में होती है, 2, 3। अब इसको 4 न देके हम 4 इसको दिया जाता है, 5, 6, 7। और ये जो फ्यूजन पॉइंट्स पर जो कार्बन एटम्स हैं इनको 3 के बाद वाले को 3A और 7 के बाद वाले को 7A नंबर दिया जाता है। इस इंडोल की जो सारे एटम्स हैं, सारे के सारे एटम इंक्लूडिंग नाइट्रोजन एंड कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। मींस अगर सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो इंडोल का मॉलिक्यूल एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण जो एटम्स हैं, सारे एटम्स, उनके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचेगा जिसमें कि कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और नाइट्रोजन के केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का वो उस पर एग्जिस्ट करता है। अब सिंस कार्बन के जो p ऑर्बिटल्स हैं, जो हमारे पास कार्बन एटम्स बचे हुए हैं, इन कार्बन के p ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन का जो p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिला के अगर देखते हैं तो ये एक 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमें मिलता है। 8 इलेक्ट्रॉन 8 कार्बन एटम्स के p ऑर्बिटल के पास होंगे, जबकि जो 9th नाइट्रोजन एटम है उस 9th नाइट्रोजन एटम के p ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए टोटल ये 10 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हुआ। ये 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लेटरल ओवरलैप करके, क्योंकि सब एक ही प्लेन पर होते हैं, लेटरल ओवरलैप करके एक पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को डेवलप करते हैं, जैसा कि हमने पायरोल के केस में थायोफीन, पिरिडीन या फिर बेंजीन, इन सब के केस में देखा।
कि कैसे एक डिलोकलाइज्ड रिंग डेवलप हो जाती है। ये डिलोकलाइजेशन पायरोल के केस, इंडोल के केस में इसको 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाता है और इंडोल n=2 के लिए एरोमेटिक सिस्टम है। इंडोल भी अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट करता है और इंडोल का जो स्ट्रक्चर हम लोग दिखाते हैं वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है इन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है और एक डिलोकलाइज सिस्टम को प्रोड्यूस करता है रेजोनेंस के थ्रू। इन सारे कैनोनिकल फॉर्म्स में या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में स्ट्रक्चर नंबर 4, 5 एंड 6, ये 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं ये नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स को डेवलप करते हैं। नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि ऐसे स्ट्रक्चर जो बेंजीन की तरह नहीं है, और जब जो भी स्ट्रक्चर नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट करने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं उन सब की तुलना में जो भी हाइब्रिड होगा इनका, उस हाइब्रिड में इन 3 स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन रेस्ट 3 के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो बेंजीनोइड स्ट्रक्चर्स हैं और ये नॉन बेंजीनोइड स्ट्रक्चर है। सिंथेसिस की बात करते हैं। सबसे पहली सिंथेसिस है द फिशर इंडोल सिंथेसिस। यह इंडोल बनाने की एक सबसे महत्वपूर्ण मेथड है। इसमें हम फेनिल हाइड्राजीन की रिएक्शन एसीटोन के साथ कराते हैं और इस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है उस प्रोडक्ट का फर्दर रीअरेंजमेंट एसिटिक मीडियम में होके ये इंडोल को देता है। जैसा कि दिखाया गया है, फेनिल हाइड्राजीन, एसीटोन, पहली स्टेप है कंडेंसेशन का, वाटर का एलिमिनेशन हो रहा है। यहाँ पर पहले स्टेप में हमें प्राप्त होता है एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन। अब ये एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन अंडर एसिडिक मीडियम रीअरेंज करके हमें 2-मिथिल पायरोल, 2-मिथिल इंडोल को देता है। फेनिल हाइड्राजीन को बनाने की मेथड्स हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में पढ़ चुके हैं कि कैसे एनिलीन की रिएक्शन जब हम NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl के साथ कराते हैं तो वहाँ पर बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड मिलता है। उस बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम सोडियम सल्फाइड के साथ कराते हैं तो हमें फेनिल हाइड्राजीन प्राप्त होता है। इस फेनिल हाइड्राजीन की रिएक्शन को हमने कार्बोनिल के केस में पढ़ा था BSc 3rd सेमेस्टर में केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में, कि जब भी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो करस्पॉन्डिंग ओसाजोन्स बनते हैं या करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजोन्स बनते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन से वाटर एलिमिनेट होगा, यहाँ से H2 जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, वाटर एलिमिनेट होके हमें एक कंडेंस्ड प्रोडक्ट मिलेगा जिसे हम एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन के नाम से जानते हैं। ये एसीटोन फेनिल हाइड्राजोन टॉटोमराइज होके 1-2 यहाँ से एक हाइड्रोजन टॉटोमराइज होके नाइट्रोजन के पास आएगा और डबल बॉन्ड एक प्लेस पीछे जाएगा। इस टॉटोमेरिक आइसोमर में ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड बहुत ही वीक बॉन्ड है, क्योंकि ये 2 नाइट्रोजन के बीच में है और दोनों नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर कॉन्जुगेशन में है और इस नाइट्रोजन का लोन पेयर इधर कॉन्जुगेशन में है। तो ये जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन का थ्रस्ट इधर की ओर रहेगा और इधर की ओर मूव करेगा, तो इस बॉन्ड का जो बॉन्डिंग एक्सटेंट है वो बहुत ही लेबाइल होगा, इसलिए ये आसानी से रीअरेंज करने में टूट जाएगा। अंडर एसिडिक मीडियम, जैसे ही एसिडिक मीडियम लिया तो ये H यहाँ से इसके पास आएगा, जैसे ही H आएगा तो बॉन्ड टूटेगा और फर्दर रीअरेंजमेंट से हमें ये जो प्रोडक्ट है ये मिलेगा। इस प्रोडक्ट में जो ये कार्बन है, ये कार्बन हाईली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और ये रिंग नॉन एरोमेटिक रिंग है। अभी नॉन एरोमेटिक रिंग को एरोमेटिक होने की जो प्रोसेस होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस स्टेप का ड्राइविंग फोर्स है कि नॉन एरोमेटिक सिस्टम से एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट होना, जिसे कि हम एरोमेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। एरोमेटाइजेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा रहेगी। H का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के थ्रू यहाँ पर जाएगा और ये बॉन्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर हाईली इलेक्ट्रॉन थ्रस्ट, यानी कि इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और ये बॉन्ड को टूटना है। ये सेंट्रल इलेक्ट्रोफिलिक, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियोफिलिक, और इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक एटम्स का इंटरेक्शन होगा, साइक्लाइजेशन होगा, हमें एक साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा।
इस प्रोडक्ट के बाद, इस स्टेप के बाद जो थर्ड लास्ट स्टेप है, इस स्टेप को हम कहते हैं डीएमिनेशन स्टेप। इस डीएमिनेशन स्टेप में अमोनिया का एलिमिनेशन होगा और हमें इंडोल का 2 मिथाइल डेरिवेटिव प्राप्त होगा। ये फिशर इंडोल सिंथेसिस है। नेक्स्ट सिंथेसिस देखते हैं जिसे कि हम मेडलंग सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। मेडलंग सिंथेसिस में ऑर्थो अमीनो टोल्यूइन की रिएक्शन जब हम फॉर्माइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो इन दोनों की रिएक्शन से हमें एन ऑर्थोटोलिल फॉर्मामाइड मिलता है। ये एन ऑर्थोटोलिल फॉर्मामाइड, इस एन ऑर्थोटोलिल फॉर्मामाइड की रिएक्शन जब हम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो कि हाईली पावरफुल बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, पोटेशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर इंडोल प्राप्त होते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं। ऑर्थोएमिनोटोल्यूइन, ये ऑर्थोएमिनोटोल्यूइन की रिएक्शन अगर हम फॉर्माइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। सिंपल नाइट्रोजन ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इस पर अप्रोच करेगा तो यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट होगा। उसके बाद नाइट्रोजन हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ 4 बॉन्ड ये प्राप्त होगा अमोनियम आयन करस्पॉन्डिंग। हेलोजन यहाँ पर एक गुड लिविंग ग्रुप है। जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ शेयर करेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ये अब 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ गया है, 1, 2 एंड 3, तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉन जब इसकी ओर मूव करेगा तो ये डबल बॉन्ड बनेगा और किसी ग्रुप को एलिमिनेट करना है तो Cl यहाँ से एलिमिनेट करके इस H को लेके जाएगा और इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन थ्रस्ट को भी ये कंप्लीट करेगा। इस प्रकार हमें ये एन ऑर्थोटोलिल फॉर्मामाइड हमें यहाँ पर मिला। अब जो बेस है ये पावरफुल बेस है, तो ये बेस का नेचर होता है कि वो प्रोटॉन को लेके जाएगा और इस एन ऑर्थोटोलिल फॉर्मामाइड में जो ये बेंजिलिक कार्बन है, इस बेंजिलिक कार्बन का जो ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, यानी कि प्रोटॉन की तरह ये बिहेव करेगा। तो पावरफुल बेस इस प्रोटॉन को लेके जाएगा और जो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज यानी कि कार्बन आयन बनेगा, बेंजाइल कार्बन आयन, ये इस रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज्ड है, इसको यहाँ से सपोर्ट है, इसलिए ये आसानी से अपने प्रोटॉन को रिलीज कर सकता है, इसलिए हाईली एसिडिक प्रोटॉन है। अब ये जो कार्बन आयन है जो डीप्रोटोनेशन के बाद बना, ये कार्बन आयन इस कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से साइक्लाइजेशन प्रोसेस को अंडर एसिडिक मीडियम साइक्लाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करेगा। ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इसके पास पहले अप्रोच करेगा। जैसे ही इसके पास अप्रोच किया तो ये हमारे पास OH पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 3 बॉन्ड हो जाएंगे, 2 ऑलरेडी हैं, एक प्रोटॉन जुड़ेगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉन थ्रस्ट और बढ़ जाती है, इसलिए ये कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली हमने एसिडिक मीडियम में कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराने से इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा दिया। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अप्रोच करेगा, साइक्लाइज हो जाएगा। साइक्लाइज होने के बाद डिहाइड्रेशन होके ये हमें करस्पॉन्डिंग इंडोल को प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट सिंथेसिस देखते हैं। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसे हम द बिस्लर सिंथेसिस कहते हैं, बिस्लर सिंथेसिस ऑफ इंडोल। इसमें एनिलीन, जैसा कि दिख रहा है, एनिलीन की रिएक्शन या फिर कोई भी एराइल एमीन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो सकता है रिंग पर। एनिलीन या एराइल एमीन की रिएक्शन जब हम ऑर्थो हेलो कीटोन, जैसा कि यहाँ पर दिखाया है, अल्फा ब्रोमो कीटोन है, जैसे ये अल्फा हेलो कीटोन, अल्फा ब्रोमो कीटोन है, या फिर अल्फा हेलो एल्डिहाइड, इसकी जगह एल्डिहाइड भी हो सकता है। तो हम इस डेरिवेटिव को लेंगे तो इस कंपाउंड की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में जिंक के साथ रिफ्लक्स करने पर हमें इंडोल या इंडोल के डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ पर भी हाइड्रोजन ले लिया तो हमें इंडोल मिलेगा। अब चूंकि यहाँ पर CH3 है तो इसलिए 2 सब्स्टिट्यूएंट CH3 रहेंगे, इसलिए हमें 2,3 डाइमिथाइल इंडोल ये प्राप्त होगा। मैकेनिज्म देखते हैं। एनिलीन जैसी अल्फा ब्रोमो कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा तो इस अल्फा ब्रोमो कीटोन में एनिलीन के पास रिएक्शन करने की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो ये इस कार्बन पर अप्रोच कर सकता है और दूसरा इस कार्बन पर, क्योंकि ये कार्बन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये कार्बन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो क्वेश्चन आता है कि एनिलीन इसी कार्बन पर क्यों अप्रोच करेगा।
सिंस ये जो कार्बन है, ये कार्बन sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन sp3 कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसलिए कंपैरेटिवली अगर देखते हैं तो ये जो नाइट्रोजन है वो इस कार्बन पर अप्रोच करना प्रेफरेबल फील करेगा, प्रेफरेबली यहाँ पर अप्रोच करेगा। वैसे भी जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो एफिनिटी होती है वो एल्किल हैलाइड के करस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा होती है, रिएक्शन देगा। और दूसरा, ये जो हैलोजन होते हैं, क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है, ये बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, इसलिए यहाँ पर अप्रोच करके इसको रिमूव करना आसान हो जाएगा। सॉर्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर HBr का एलिमिनेशन हो रहा है और कंडेंसेशन होके हमें एक कंडेंस प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये कंडेंस प्रोडक्ट अपने आप को रीअरेंज करता है थ्रू साइक्लाइजेशन। नाइट्रोजन का लोन पेयर रिंग के साथ शेयर करके ये जो रिंग का कार्बन है एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा यहाँ पर और एक साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट हमें यहाँ पर बनाता है। ये साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट फर्दर एरोमेटाइज होके ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर से इधर नाइट्रोजन के पास शिफ्ट हो जाएगा, तो हमको एक एरोमेटिक कंपाउंड देगा। जो एरोमेटिक कंपाउंड डिहाइड्रेशन के पश्चात हमें इंडोल या इंडोल का डेरिवेटिव हमको देगा। अब इंडोल कब मिलेगा? जब आप यहाँ पर CH3 दोनों CH3 को H कर देंगे तो हमें इंडोल मिलेगा। इसको आप CH3 रख दीजिए, इसको H रख दीजिए तो हमें 2 मिथिल इंडोल मिलेगा। दोनों CH3 हो गए तो 2,3 डाइमिथिल इंडोल हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। अगली सिंथेसिस देखते हैं, जिसे कि हम रेजल्ट सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। रेजल्ट सिंथेसिस में ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन का जो कंडेंसेशन है वो हम डाइमिथिल ऑक्सलेट के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि सोडियम इथॉक्साइड है। और सब्सिक्वेंट रीअरेंजमेंट एंड डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन, सारी प्रोसेस इन्वॉल्व होने के बाद हमें इंडोल प्रदान करते हैं। देखते हैं कैसे होता है। नाइट्रोटोल्यूइन, ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन है। ऑर्थोनाइट्रोटोल्यूइन की रिएक्शन हम जब सोडियम इथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो ये सोडियम इथॉक्साइड एक पावरफुल बेस है, तो बेस का जो नेचर होता है वो प्रोटॉन को लेके जाता है। ये अब ये प्रोटॉन ढूंढेगा तो सिंस हमारे पास जो बेंजिलिक कार्बन है, ये बेंजिलिक कार्बन का जो H है वो हाईली एसिडिक है बिकॉज ऑफ दिस सपोर्ट ऑफ रेजोनेंस। ये प्रोटॉन को लेके जाएगा तो जो एनायन बना, कार्बन आयन बना, बेंजाइलिक कार्बन आयन, इस बेंजाइलिक कार्बन आयन को नेगेटिव चार्ज को इस रिंग के डबल बॉन्ड का सपोर्ट है, ये इसको स्टेबलाइज करेंगे, इसलिए ये हाईली एसिडिक है। ये बेंजाइल कार्बन आयन डाइइथाइल ऑक्सलेट पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद यहाँ से जो ये इथॉक्सी ग्रुप है, ये आसानी से एक लिविंग ग्रुप है। एस्टर ग्रुप बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप भी होते हैं, तो ये यहाँ से छोड़ के जाएगा और करस्पॉन्डिंग इथेनॉल मॉलिक्यूल यहाँ से एलिमिनेट होगा। इथेनॉल मॉलिक्यूल के एलिमिनेट होने के बाद जिंक की प्रेजेंस में जब हम इस बनने वाले प्रोडक्ट की जब रिडक्शन कराएंगे तो जो NO2 है वो NH2 में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा जिंक का। साथ ही जिंक की प्रेजेंस NH2 में कन्वर्ट होने के बाद ये नाइट्रोजन इस कार्बन पर ये जो कार्बन है इस पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद सब्सिक्वेंट जो डिहाइड्रेशन होगा ये OH H को लेके जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो हमें एक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हमें मिलेगा। इस मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का जब हम यहाँ पर एरोमेटाइजेशन कराते हैं, इस एरोमेटाइजेशन में या डीप्रोटोनेशन है ये स्टेप, डीप्रोटोनेशन कराएंगे तो हमें इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। इस इंडोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हीट करने पर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस को देते हैं। जैसे हम हीट करेंगे तो CO2 गैस एलिमिनेट होगी और हमें इंडोल मॉलिक्यूल यहाँ पर प्राप्त होगा। इस प्रकार ये जो 4 सिंथेसिस हैं ये इंडोल की बहुत महत्वपूर्ण सिंथेसिस है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इंडोल और ये जो सिंपल एल्काइल इंडोल है, जैसे 2 मिथिल इंडोल है या 2,3 डाइमिथिल इंडोल है या 3 मिथिल इंडोल है, इस तरह के सिंपल एल्काइल इंडोल जो होते हैं वो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, जिनका कि मेल्टिंग पॉइंट, इंडोल का जो मेल्टिंग पॉइंट है 52 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट प्योर स्टेट में 244 डिग्री सेल्सियस होता है। इंडोल मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कार्बनिक विलायक होते हैं उनमें घुलनशील है, क्योंकि इंडोल एक
ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए लाइक डिजॉल्व लाइक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होगा। इंडोल की जो प्योर फॉर्म होती है वो बहुत प्लीजेंट स्मेल की होती है, इसलिए इंडोल की प्योरेस्ट जो फॉर्म्स होती हैं उनको हम परफ्यूम बनाने में एक बेस की तरह यूज करते हैं, परफ्यूमरी बेस जिसे कहते हैं। जबकि इसका जो इम्प्योर फॉर्म होगी वो बहुत ही अनप्लीजेंट ऑर्डर की होती है। कमर्शियली जो इंडोल बनाया जाता है वो इंडोल कोल टार, जो कोल टार हमें क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग के दौरान मिलता है, सबसे लास्ट प्रोडक्ट है ये। क्रूड ऑयल की जब रिफाइन करके सारा हाइड्रोकार्बन को हम अलग अलग सेग्रीगेट करते हैं तो उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है उसे कोल टार कहते हैं। कोल टार का जब हम डिस्टिलेशन करते हैं 220 से 260 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसमें हमको इंडोल मिलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इंडोल, जैसा कि हमने इस सेशन के स्टार्टिंग में इंडोल की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, इंडोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जब एरोमेटिक कंपाउंड होगा तो ये एरोमेटिक्स की जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं जिन्हें कि हम एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, और उनको लिखने का तरीका ये होता है कि ARSE इस तरह से हम लिखा जाता है। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इंडोल भी देगा। क्वेश्चन ये आता है कि भाई इंडोल के पास जो अलग अलग पोजीशंस हैं उन पोजीशंस में से इंडोल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किस पोजीशन पर देगा और किस रिंग पर देगा। पहले रिंग की बात कर लेते हैं। इंडोल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो पायरोल रिंग पर होता है, न कि बेंजीन रिंग पर। दूसरी बात, पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन के लिए जैसे हमने पिरिडीन के केस में या पायरोल के केस में अलग अलग पोजीशन पर हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा के देखा था, और उसके बाद जो बनने वाले सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये सब सिग्मा कॉम्प्लेक्स हैं। इन सिग्मा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो बन रहे थे उनको देखा था, उनके नंबर्स ऑफ स्ट्रक्चर को देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखा था, जिसके आधार पर डिसाइड किया था कि कौन सा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है पोजीशन 2 या पोजीशन 3 या जिस पोजीशन पर अप्रोच करेगा। तो यहाँ भी वही प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन 3 पर कराते हैं। पोजीशन 3 ये हुई 1 2 3। 3 पोजीशन पर कराने पर जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा या कार्बोनेन कार्बोकेटाइन बनेगा, वो एक कार्बोकेटाइन है। ये कार्बोकेटाइन अपने आप को रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। जबकि अगर 2 पोजीशन पर कराते हैं तो 2 पोजीशन पर कराने पर हमें केवल एक ही कार्बोकेटाइन बन रहा है और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दूसरा नहीं बन रहा है, क्योंकि जैसे ही चार्ज यहाँ से मूव करके इस पर आएगा तो ये ब्रिज्ड हेड है। ब्रिज्ड हेड पर या फ्यूजन हेड है, फ्यूजन हेड पर कार्बोकेटाइन बहुत अनस्टेबल होता है। दूसरा, ये बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब कर देगा और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड बना देगा, जो कि हाईली अनस्टेबल सिस्टम होगा। इसलिए केवल एक ही स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, जबकि इस केस में 2 स्ट्रक्चर। तो यहाँ से ये हमको क्लू मिलता है कि जो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा इंडोल में, वो पोजीशन 3 पर होगा, इस पोजीशन पर होगा, न कि पोजीशन 2 पर। अब इनकी रिएक्शंस देखते हैं। सिंपल जो कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, जिन्हें कि हम पिछले कई सेशन से कंटिन्यू डिस्कशन करते आ रहे हैं, जैसे हैलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन है। इंडोल में भी वो रिएक्शन है उसी तरह से परफॉर्म होंगी। डिफरेंस ये रहेगा कि इंडोल में जो पोजीशन हमने डिसाइड किया 3 पोजीशन, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को आना है। Br2 के केस में Br2 हमने देखा था कि कैसे ब्रोमिनेशन होता है। पहला स्टेप जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, देन एरोमेटाइजेशन। ये इथाइल नाइट्रो इथेन है, इथाइल नाइट्रेट है। इथाइल नाइट्रेट के साथ हम जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है, जो कि 3 पोजीशन पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देगा। सिमिलरली सल्फर ट्राइऑक्साइड है पिरिडीन के प्रेजेंस में, ये सल्फोनिक करस्पॉन्डिंग इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड देगा। सिमिलरली जब हम मिथाइल आयोडाइड को लेंगे तो ये 3 मिथिल इंडोल देगा। मैकेनिज्म इसकी जो होंगी वो उसी तरह से कॉमन रहेंगी, जैसा कि हमने पिछले पिरिडीन, इंडोल, पिरिडीन, पायरोल, थायोफिन में देखा था। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड डीप्रोटोनेशन स्टेप। आप इनकी मैकेनिज्म को खुद से प्रैक्टिस करके इसको सीख सकते हैं। आप हेल्प ले सकते हैं इससे पहले के जो भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक्स में कराई थी, इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में कराया था, उनकी हेल्प ले सकते हैं। कैसे ब्रोमिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, कैसे नाइट्रेशन में जनरेट होता है, या कैसे इस
एल्काइलेशन में जनरेट होता था इलेक्ट्रोफाइल, और सब्सिक्वेंट उसका अप्रोच पोजीशन 3 पर करा के फिर जो डी प्रोटोनेशन स्टेप है उसे फॉलो करके आप प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। एक जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है इसकी, रीमर-टीमन रिएक्शन, इसको हम देखते हैं। ये अक्सर पूछी जाती है क्योंकि इसमें 2 प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडोल की रिएक्शन जब हमने CHCl3 क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ NaOH कराई, तो एक तो हमें जो फॉर्माइलेशन ऑफ इंडोल मिल रहा है, जिसे कि हम इंडोल 3 कार्बाल्डिहाइड कहते हैं, जो कि डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ये बनना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली हम पता है कि भाई जब भी हम रीमर-टीमन रिएक्शन कराते हैं तो रीमर-टीमन रिएक्शन में एरोमेटिक रिंग का फॉर्माइलेशन होता है, जैसा कि ये दिख रहा है। एक दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है बी प्रोडक्ट, ये जहां पर कि रीअरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है, मतलब कि कार्बन स्केलेटन चेंज है। यहाँ पर कार्बन स्केलेटन क्या है, 6 मेंबर्ड रिंग एक है, 5 मेंबर्ड रिंग एक है, यहाँ पर 2 6 मेंबर्ड रिंग हो गई है। आइए देखते हैं ये कैसे संभव होता है। सबसे पहला स्टेप वही रीमर-टीमन का जो कॉमन स्टेप है, क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ रिएक्शन करके हमें यहाँ पर एक कार्बन आयन देगा, ट्राइक्लोरोकार्बन आयन। ये ट्राइक्लोरोकार्बन आयन अनस्टेबल होता है, हमें डाइक्लोरोकार्बिन एक इंटरमीडिएट देगा, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएक्टिव सिस्टम पोजीशन 3 पर इलेक्ट्रोफिलिक अप्रोच करके हमको एक डाइक्लोरोकार्बन आयन, हमको डाइक्लोरो एल्काइल कार्बन आयन देगा। ये कार्बन आयन इस पॉजिटिव चार्ज से अप्रोच करके हमें एक 3 मेंबर्ड साइक्लिक एक प्रोडक्ट बनाएगा, डेरिवेटिव। अब ये 3 मेंबर्ड जो रिंग होता है, आपने बेयरस्टेइन थ्योरी में BSc 1 में पढ़ा होगा कि जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है वो हाईली स्ट्रेन्ड और रिएक्टिव रिंग होती है, तो ये ओपन होना चाहिए। अब इसको ओपन होने के 2 तरीके हैं। पहले हम इस बी प्रोडक्ट फॉर्मेशन को देख लेते हैं, कैसे बी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। बेस जो कि हमने लिया हुआ है, इस बेस की प्रेजेंस में जैसे ही बेस इस H को लेके जाएगा, क्योंकि अभी एसिडिक H है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये रिंग इस तरह से ओपन होगी। तो आप देख सकते हैं कि 1 पहला कार्बन, ये दूसरा ये, अब ये बॉन्ड टूट रहा है तो तीसरा ये हो जाएगा 4 5 6 मेंबर रिंग हमारे पास यहाँ पर बन रही है। और जैसे ही ये रिंग यहाँ आएगा, ये बॉन्ड टूट के इन दोनों के कार्बन और कार्बन के बीच में आएगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकल के चला जाएगा, तो 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन निकल के गया तो 1 बचा। इस प्रकार हमें ये बी प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब देखते हैं कि ए प्रोडक्ट कैसे बनता है। यही जो इंटरमीडिएट है, इस इंटरमीडिएट में बेस की प्रेजेंस में बेस इस प्रोटॉन को ले जाके अगर ये लोन पेयर अपने लोन पेयर को शेयर करता है इसके साथ और ये बॉन्ड टूटता है, तो 5 मेंबर रिंग रिटेन रहेगी। और 5 मेंबर रिटेन रहने के साथ साथ हमें एक डेरिवेटिव मिलेगा जो कि यहाँ पर बना था पहले। प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, इसके बाद प्रोटॉन का एक्सचेंज होगा, यहाँ से H पॉजिटिव निकला, इसके पास गया, तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। जब हम इसको टॉटोमराइज कराएंगे तो टॉटोमराइज कराने में क्या होगा कि यहाँ से जो एरोमेटाइज कराएंगे तो एरोमेटाइज कराने में ये H निकल के जाएगा और टॉटोमराइज होके H इसके पास आ जाएगा, तो ये डेरिवेटिव मिला, इंडोल का हमें डेरिवेटिव मिला। इस इंडोल के डेरिवेटिव का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर हमें Cl की जगह OH और OH आएगा। हम जानते हैं कि जो डायोल्स होते हैं, जेमिनल जो विसिनल डायोल होते हैं, जो जेमिनल डायोल्स होते हैं, ये जेमिनल डायोल हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ से वाटर को एलिमिनेट करेंगे और करस्पॉन्डिंग C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि डिजायर्ड प्रोडक्ट था इंडोल 3 कार्बाल्डिहाइड। ये रिएक्शन काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछी जाती है। आप लोग इसके मैकेनिज्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रकार आज हमने इंडोल के बारे में पढ़ा। इंडोल की जो कैरेक्टरिस्टिक जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की टेक्निक्स हैं, उसकी एरोमेटिसिटी के बारे में जाना, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे कंट्रीब्यूट करता है उसके रेजोनेंस, उसके हाइब्रिड में, ये भी हमने देखा। उसकी प्रिपरेशन की मेथड्स, जो महत्वपूर्ण मेथड्स हैं वो डिस्कस की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की और केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसके साथ ये इंडोल का सेशन एंड हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम क्विनोलिन को डिस्कस करेंगे, क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन को। आपके पास जो भी बुक है आप उससे इसको रिवाइज कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन, थैंक यू।